नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज के अपने इस वीडियो में आज की यानी कि 17 जुलाई 2025 की दी हिंदू का एनालिसिस करते हैं। अगले 10 से 5 मिनट में आपकी सारी खबरें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, कुल मिलाकर के आज 4 से 5 खबरें इंपॉर्टेंट थी, तो उनको डिस्कस करते हैं। पहले आपने सुनी होगी एक स्कीम आई है, प्रधानमंत्री धन धान्य योजना, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। ठीक है, हालांकि इस योजना की घोषणा तो बजट 2025-26 में कर दी गई थी, लेकिन उसको अभी प्रॉपर लागू किया गया है। और यह एक योजना नहीं है, एक अम्ब्रेला योजना है। इसमें कई सारी योजनाओं को इकट्ठा करके एक योजना का रूप दिया गया है। इसका मेन मोटिव क्या है? तो मेन मोटिव यही है कि कृषि की उत्पादकता है, देखिए एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ाना है और सतत कृषि को बढ़ावा देना है। इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? सबसे पहले तो आप ये देखिए कि इस योजना में हर वर्ष 24,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा, जो कि अगले 6 वर्षों तक आगे बढ़ाया जाएगा। और इससे करीब 1,70,00,000 से ज़्यादा किसान परिवारों को फ़ायदा होगा। यह योजना जो है, इसके कई सारे उद्देश्य हैं, जिसमें मैंने बताया है कि एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्टिविटी कम होती जा रही है, हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, तो उत्पादकता कम हो रही है क्योंकि हम रसायनों का प्रयोग कर रहे हैं। वहीं जलवायु परिवर्तन हो रहा है, तो हमें सतत कृषि की ओर जाना है ताकि हमारी फूड सिक्योरिटी इंश्योर हो सके, ये सारी चीज़ें हो सकें। इसके अलावा आपने देखा होगा कि जब से हमारी जो हरित क्रांति हुई है, हरित क्रांति का एक बहुत सारी साइड इफ़ेक्ट हैं। उनमें से एक ये भी है कि हमारा जो क्रॉपिंग पैटर्न है वो डिस्टर्ब हो गया है। तो एग्रीकल्चर में क्रॉपिंग में डाइवर्सिटी का अभाव पाया गया है, तो डाइवर्सिटी करना पड़ेगा जिससे कि हमें सारी न्यूट्रिएंट्स मिल जाएँ, पोषक तत्व मिल जाएँ, और साथ ही साथ में हमें कुछ आयात ना करना पड़े, जो भी ज़रूरतें घर के अंदर से हो जाएं। और पोस्ट हार्वेस्ट जो स्टोरेज है, यानी कि कोल्ड स्टोरेज होते हैं, वेयर हाउस होते हैं, इनकी भी कमी है हमारे यहाँ पे, तो इन पे भी काम करना है, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी काम करना है। इसको अभी लागू किया गया है, कुल मिलाकर के जो 100 ज़िले हैं वहाँ पे लागू किया गया है। और 100 ज़िले कौन से होंगे तो उनमें कुछ की इंडिकेटर्स दिए हैं, 3 की इंडिकेटर्स दिए हैं कि जहाँ पे कृषि में लो प्रोडक्टिविटी है, यानी उत्पादकता कम है, अच्छी खासी उत्पादकता नहीं है, क्रॉपिंग जो पैटर्न है वो भी बहुत ख़राब है, यानी कि केवल गेहूं को उगा रहा है तो कोई गेहूं को ही उगा रहा है पूरे गांव, ठीक है, धान को उगा रहा है तो धान ही उगा रहा है, अगर ये चीज़ है। और क्रेडिट डिस्टर्बेंस है, यानी कि क्रेडिट नहीं समय पे मिल पा रहा है, वहाँ के किसानों को लोन नहीं मिल पा रहा है, तो वहाँ पर ये लागू की गई। हालाँकि इसको आगे भी लागू किया जाएगा। तो इस प्रकार से इस योजना के बारे में आपने देखा, इसका उद्देश्य क्या है आपने देखा, एक बड़ी पिक्चर देखी, फिर इसमें क्या क्या पॉइंट्स शामिल हैं वो भी देखिए, कहाँ कहाँ लागू की गई, और जब ये और सफल होगी तो इसको पूरे देश में लागू किया जाएगा। ठीक, तो यही थी, इतना ही कंटेंट था। बाकी आपको एग्रीकल्चर सेक्टर को अच्छे से पढ़िए, क्योंकि मेंस में और पीटी दोनों भर भर के क्वेश्चन आते हैं। अगली खबर है, कई सारे सोर्सेस आए हैं जिसमें बताया गया कि हमारी जो एनर्जी है, क्लीन एनर्जी, जिसे नॉन फॉसिल फ्यूल्स एनर्जी जो कहते हैं, 50% हो चुकी है। माने इसका मतलब सीधा है जो स्वच्छ ऊर्जा है, यानी कि हमारी जो ऊर्जा बनती है कोयला से बनती है, 2/3 अभी भी कोयले से बनती है, ठीक है, जिससे कि कार्बन उत्सर्जन होता है और कार्बन इमिशन हो रहा है, तो उसको रोकने के लिए हम रिन्यूएबल एनर्जी की ओर गए हैं, तो उसी को कहते हैं नॉन फॉसिल फ्यूल, यानी कि गैर जीवाश्म ऊर्जा। तो 50% का जो टारगेट था वो अचीव हो गया है। कुछ विश्लेषक कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हुआ है। अब देखते हैं, आपने देखा होगा कि पेरिस एग्रीमेंट होता है 2015 में, जहाँ पे जलवायु परिवर्तन को रोकना था, 1.5% या 2% तक प्रयास किया जाएगा कि ग्लोबल टेम्परेचर ना बढ़े इससे ज़्यादा। और फिर सभी देशों को जिम्मेदारी दी गई कि आप अपने अपने टारगेट को फिक्स करिए, उनको अचीव करिए। तो इसके अंतर्गत हर एक देश ने अपने अपने NDC घोषित किए। इंडिया ने भी अपना INDC घोषित किया। INDC के सीधा मतलब था उसकी टारगेट क्या है, जैसे कि 2030 तक हमें GDP का 33 से 35% तक इमिशन की जो इंटेंसिटी है वो कम करनी थी। आप UPSC कर रहे हैं, PCS कर रहे हैं, आपने पढ़ा होगा ये चीज़। दूसरा, जो गैर जीवाश्म ऊर्जा है, यानी कि स्वच्छ ऊर्जा है, वो 40% हम प्राप्त करेंगे 2030 तक। अगला है कि 2.5 से 3 बिलियन टन हमें कार्बन सिंक तैयार करना, जैसे कि पौधों को लगाना। कार्बन सिंक का मतलब होता है जो कार्बन इन्वायरमेंट में फैला हुआ है इसको एब्जॉर्ब कर ले, जैसे कि सबसे बड़ा कार्बन सिंक आपका समुद्र होता है, इसी प्रकार पेड़ों को लगाना है ना, स्वच्छ ऊर्जा, ये सारी चीज़ें होती हैं।
और फिर कोप 26 जब हुआ था तो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं तो वो एक कोप 26 के दौरान पंचामृत लक्ष्य लेके आए थे कि 5 पंच अमृत, ठीक है। उसके अंतर्गत जो सबसे बड़ा पॉइंट था वो ये था कि हम नेट जीरो कार्बन इमिशन 2070 तक हम प्राप्त कर लेंगे, 2070। इसका मतलब ये है कि जितना भी हम इंडस्ट्री और भी जो काम कर रहे हैं उनके माध्यम से जितना भी कार्बन इमिशन करेंगे हम इन्वायरमेंट में, उतना ही हम एब्जॉर्ब भी कर लेंगे, यानी जितना उत्सर्जन हुआ वो उतना अवशोषण कर लेंगे, तो नेट जीरो हो जाएगा। इसके टारगेट क्या थे पंचामृत के? पहला था कि हमें 2030 तक 500 गीगावाट हमें गैर जीवाश्म ऊर्जा है उसको चाहिए, यानी स्वच्छ ऊर्जा जैसे पवन ऊर्जा है ना, आपकी विंड एनर्जी है, आपकी सोलर एनर्जी है, ये सारी। और 50% दूसरा टारगेट है कि जो भी एनर्जी हम यूज कर रहे हैं, कंजम्पशन कर रहे हैं, उसका 50% आपको रिन्यूएबल होना चाहिए, नवीकरणीय। तीसरा पॉइंट था कि जो हमारी 1 बिलियन टन कार्बन के उत्सर्जन को कम करना था। इसके अलावा आपको टारगेट तो पता ही दिया था, कार्बन इंटेंसिटी है उसको 45% तक कम करना था, तो इसका भी टारगेट बढ़ा दिया था। और लास्ट जो कि सबसे पहले मैंने बताया कि 2070 तक हमारा टारगेट है नेट जीरो कार्बन इमिशन, शुद्ध कार्बन उत्सर्जन का। तो दूसरी खबर ये है, अब आपको इसमें इन्वायरमेंट में देख लेना, पंचामृत जो लक्ष्य है उनको तैयार करना, INDC का है ये करना, जब भी राइटिंग होगी, पेरिस एग्रीमेंट होगा, ये सारा यूज किया जाएगा कंटेंट। बाकी ये PDF में डाल दूँगा, आप चैनल को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। एक जेवलिन टेक्नोलॉजी है। जेवलिन वो नहीं है कि जेवलिन जो नीरज चोपड़ा भाला फेंकते हैं, वो नहीं। जेवलिन एक मिसाइल है, एक कहे तो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, वही मोबाइल लॉन्चर होता था, यानी कि एक प्रकार का इतनी छोटी मिसाइल होती है कि आप मोबाइल का मतलब सीधा होता है जिसको हाथ में लिया जा सके, कांधे पे रखा जाएगा और कहीं भी ले जा सकते हो और वहाँ से लॉन्च कर दो और अपना जो भी टारगेट है उसको नष्ट कर दो। तो अब भारत सरकार ने अमेरिकी सरकार से कहा है, क्योंकि ये अमेरिका की टेक्नोलॉजी है, भारत सरकार ने कहा है कि हम दोनों लोग साथ मिलकर इसका प्रोडक्शन करते हैं, उत्पादन करते हैं। जैसे ब्रह्मोस का भारत और रशिया ने उत्पादन किया, ठीक उसी प्रकार से जेवलिन का भारत अमेरिका के साथ मिलकर ज्वाइंट इसका प्रोडक्शन करना चाहता है। बाकी अब इसका लाभ क्या है? इसका लाभ ये है कि वो क्षेत्र जो बहुत दुर्गम क्षेत्र हैं, जहाँ पे पहुँचा नहीं जा सकता है, तो उन क्षेत्रों में हम इसको ले जा सकते हैं और अपना सुरक्षा कर सकते हैं। जैसे सियाचिन जैसी जो हैं, है ना, पहाड़ी क्षेत्र हैं। अगली एक खबर है कोसा एक्ट से। कोसा एक्ट 2013, आपने देखा होगा कि 1997 में विशाखाबाद एक केस आया था सुप्रीम कोर्ट का। हुआ क्या था? विशाखा एक महिला थी, वो महिलाओं के लिए कुछ काम कर रही थी, तो वहीं पर कार के दौरान ही उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन हुआ, मतलब रेप हुआ, गैंग रेप हुआ। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो कार्यस्थल होता है, वर्किंग प्लेस होता है, वहाँ पे महिलाओं की सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। तो ये गाइडलाइन थी, विशाखा गाइडलाइन। 2013 में आते आते भारत सरकार ने एक कानून बनाया, उसी को कहते हैं पोसा एक्ट। लेकिन वर्तमान में पोसा एक्ट फिर लागू हो नहीं पा रहा है। कई सारे ऐसे केसेस आ रहे हैं। अभी उड़ीसा का केस आया है जिसमें एक स्टूडेंट लड़की थी, उसने अपने जो टीचर था उसके बारे में कई बार शिकायत की कि ये हमको मोलेस्ट करने का प्रयास करता है, और ये सारी चीज़ें शिकायत भी की वहाँ पे, ठीक है, पुलिस स्टेशन में। लेकिन उन्होंने भी कुछ नहीं सुना। इवन सुनने को आता है कि इससे पहले एक केस हुआ था, जब वहाँ पे लड़की ने ऐसे शिकायत की तो पुलिस वालों ने यही कहा था कि हो जाएगा तब आना। मतलब ये तो इन लोगों का सोचना है। तो उसके बाद काफ़ी प्रताड़ित हो गई वो लड़की, फिर एक्सप्लॉइट भी की गई। उसके बाद में उन्होंने मतलब स्वयं सुसाइड कर लिया। सुसाइड मतलब आग लगा ली थी, और 90% बॉडी पूरी जल गई थी, और फिर कुछ समय बाद मृत्यु हो गई थी। तो आप इस संबंध में ये देख लेना, जो कोसा एक्ट है 2013, उसके प्रावधान देख लेना। बाकी इसका क्रियान्वयन ठीक से नहीं हो पा रहा है, ये सारी चीज़ें। एक खबर और थी कि हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो कम हुआ है, और कम होने का सीधा मतलब यही है कि हमारा जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है वो तो नहीं बढ़ा, लेकिन हमारा जो सर्विस सेक्टर है वही ठीक काम कर रहा है, और कुछ नहीं। ओके, चलिए, आशा करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगा। धीमे धीमे उसमें हम अपना सुधार करते रहेंगे, और इसका PDF चाहिए तो जर्नी टू आई स्पीसीएस टेलीग्राम चैनल है, आप उसको ज्वाइन करिए। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।